हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं निमेश सर। तो एक बार हमारी वीडियो में आप लोग का एक बार और वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। ठीक, ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, जैसे आपके थेल्स थ्योरम होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होते हैं। ठीक, तो वो थ्योरम जो होते हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। राइट द पाइथागोरस थ्योरम, राइट द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, मतलब उसको लिख के हमको प्रूफ करना होता है और डायरेक्ट 5 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहता, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। ठीक, तो आई थिंक ट्रायंगल तो आप सब जानते ही होंगे। ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड से मिलकर कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक ना, टाइप्स के। ठीक, उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड हो गया। ठीक, तो हमको भी थेल्स थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस हमको ये दिमाग में रखना है कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। तो देखो, थेल्स थ्योरम पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। थेल्स थ्योरम में बोलता है कोई ट्रायंगल ABC है। क्या है? कोई ट्रायंगल, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। ठीक, इस ट्रायंगल का 3 साइड जो AB है, AC है, BC है। ठीक, इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो किसी एक साइड के। मे भी आप AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, हो गया। चाहे आप AC का पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, चाहे आप BC के करो, तो मैं फाइनली BC का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ मैं कर दिया। yes. इसका नाम दे दिया D। तो जब मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया D, तो वो अलग 2 साइड्स को 2 अलग डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। ठीक, तो ये जो इंटरसेक्ट करता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग बिंदुओं पर, एक क्या करता है, उस दोनों साइड्स को सेम रेशियो में, उनके साइड्स को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है। कैसे? AD अपॉन DB या तो BD, साइड्स वही है, नाम लेने का फर्क है। DB बोलेंगे तो भी इसी साइड की बात हो रही है, BD बोलेंगे तो भी इसी साइड की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो, कहीं पर हम लोग BD बोले, कहीं पर EC बोले। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको कंफर्टेबल जिसमें लग रहा है बोलने में, तो ऐसा CE बोलना और EC बोलना, EC ऐसा लगता है, DB बोलने से BD बोलना अच्छा लगता है। तो साइड्स वही होते हैं, आप EC भी बोल सकते हैं, CE भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं है। ठीक, तो यही हमारा थेल्स थ्योरम होता है। ठीक, कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, उसके कोई भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए। ठीक, तो उन साइड्स जो इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उसको क्या करेगा, 2 समान रेशियो में, अनुपात में विभाजित करेगा। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमारा थेल्स थ्योरम है। तो इसको तो हम लोग जानते हैं, यूज भी कर लेते हैं। हमको इसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव, जो 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, और हाल ही में 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये मत सोचना कि दोबारा नहीं आएगा। थ्योरम वोरम 2 बार 3 बार 4 साल लगातार भी आते रहते हैं। ठीक, तो अब इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे। ठीक, जैसे मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ AE पर। किस पर? और E से AD पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब इसको नाम दे दिया यहाँ पर M, इसको नाम दे दिया N। कोई दिक्कत? ठीक, इसी तरह से मैंने E को B से और D को मिला रखा। ये मेरा कंस्ट्रक्शन काम हुआ। क्या हुआ? हमको प्रूव क्या करना है? ये वाला प्रूव करना है। क्या करना है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना है। ठीक, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, DM परपेंडिकुलर टू किस पे है? AE पे। एंड EN भी परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? AD पे। किस पर? AD पर। ठीक, ये भी बोल सकते हो EN परपेंडिकुलर है AB पर।
वो भी एक साइड ही, उसी की साइड पे उसी लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, खींचा है, एक लंब डाला है। ठीक, डीएम का है, यही पर एक लंब डाला गया है, ईएन का है, एडी पर एक लंब डालते हैं, लंब डालते हैं तो वहाँ कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक, परपेंडिकुलर डालना का मतलब क्या? वो जहाँ पर परपेंडिकुलर डल रहा है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ये कर लिए। साथ में क्या किए? ई को बी से और डी को सी से मिलाया। ठीक, ज्वाइन। ठीक, ई टू बी एंड डी टू सी हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक, अब देखो यहाँ बहुत सारे ट्रायंगल आपको दिखेंगे अलग अलग। ठीक, एक ट्रायंगल आपको एडी दिख रहा है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ADE, ठीक, ट्रायंगल AD में एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, ठीक, AR से एरिया को डिनोट करता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा? हाफ बेस। अब देखो AD में कौन बेस है और कौन हाइट है तो क्लियर नहीं है। ठीक, अब ध्यान से इधर देखिए, आपको जो ट्रायंगल एक AD दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? ADE है। मैं इस पे परपेंडिकुलर पहले ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? EN को। किसको? तो मेरा बेस कौन होगा? AD, और जो हाइट हो क्या होगा? EN। कौन होगा? EN। ठीक, तो यहाँ मेरा बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर हाइट कितना हुआ? EN। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हाफ लेने के लिए हम तो ऐसा भी ले सकते हैं, ADE में मैं DM को ले लूँ परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा कौन होगा? AE होगा, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर बनता है, जिस पर लंब डाला जाता है, वो हमारा आधार होती है, बेस होता है। ठीक, तो यदि मैं DM को परपेंडिकुलर हाइट ले रहा हूँ तो यही हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक, तो AE बेस क्या हो जाएगा? AE और परपेंडिकुलर हाइट, ठीक, उसका शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? DM। ठीक है, कोई दिक्कत? दो इक्वेशन आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, और यहाँ और कुछ ट्रायंगल दिख रहा है तो देखते हैं। तो ये हमको यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल, ठीक, जब E को B से मिलाया तो एक ट्रायंगल दिख रहा है ना? BDE दिख रहा है कि नहीं? ठीक, तो इन ट्रायंगल BDE, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो हमने पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था AD पर, सेम पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया उसी AB पर, कहाँ से? E से ही। तो जब ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो भी इस पर आएगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ही, इस पर ही लंब डाला जाएगा। ठीक, इस प्रकार से BD हमारा क्या हो गया? बेस। तो BD बेस हो गया और EB क्या हो गया हमारा? हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, BE। ठीक है, बट ये मेरे को बताओ, EB भी परपेंडिकुलर है, EN भी परपेंडिकुलर है, सेम पॉइंट से निकला है, सेम लाइन में गया है, सेम साइड में, तो क्या EB बराबर EN नहीं होगा? क्या होगा ना? तो आप इसको रिप्लेस कर दो, हाफ BD इंटू EN यहाँ लिख देना, चूँकि EB इज इक्वल टू EN।
ठीक है, ठीक। अब यहाँ और ट्रायंगल दिखो, और दिख रहा होगा इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपने देखा BDE, एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं CED या तो DEC, दिख रहा है, ठीक। तो इन ट्रायंगल CED, ठीक, कहाँ है CED, ये रहा CED, दिख रहा है ना। अब देखो DM परपेंडिकुलर, तो DC भी क्या परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ठीक। तीन ट्रायंगल CED, ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हाफ, बेस क्या होगा हमारा EC, और परपेंडिकुलर DC या तो CD, जो भी बोलो DC, ठीक। पर वही हाफ EC इंटू DC किसके बराबर है, DC किसके बराबर है, DM, बोथ आर परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट सेम साइड, ओके। दोनों क्या है, लंब डाला गया है सेम भुजा पर सेम जगह से डाला गया है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ लिख देना चूंकि DC इज इक्वल टू DM, ओके। अच्छा, ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इतना सारा चीज हो गया, ओके। अब देखो इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CD में, ठीक, दोनों का एरिया आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है कौन सा CED, और ये देखो इस पर ही ये ऐसा है कि नहीं, इस तरह से है, मतलब D दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों का बेस लाइन सेम है, ठीक। दोनों पहले लाइन से ट्रायंगल बने हुए हैं, बने हुए हैं कि नहीं, BD है कि नहीं, तो DD दोनों से में आ रहा है ना, ठीक। तो जो लाइन हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं उसी से दो ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ओके। इक्वेशन नंबर 5, ठीक, इतना लिख लिए। तो ये हम लोग ट्रायंगल देख देख के एरिया निकाल दिए। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको प्रूफ करना क्या है, AD अपॉन BD। तो AD अपॉन BD कैसे आएगा, AD अपॉन BD कैसे आएगा, तो AD अपॉन BD ऐसे आएगा, यहाँ देखो इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, क्या इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, तो आएगा क्या AD अपॉन BD, ठीक। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, ठीक। आप इस चीज को, ये जो लिखे हैं ना हम लोग, इसको लास्ट में भी लिख सकते थे, पर यहाँ भी लिख के इक्वेशन बना के लिखिए तो कोई गलती नहीं है, डिवाइड करने के बाद भी इसको लिखते तो चलता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है BDE, तो क्या मिलेगा AD अपॉन BD, कट गया, EN से कैंसिल, हाफ AD अपॉन, इक्वेशन नंबर 6 हो गया, सेम, थोड़ा सा जगह नहीं है तो इधर। अब हमको क्या चाहिए, यही अपॉन EC, यही अपॉन EC कैसे आएगा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे आने वाला है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड करने के बाद ही आएगा, जब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को डिवाइड करूंगा
तो मेरा डीएम डीएम हाफ हाफ। एग्जाम में ऐसे कॉपी में ऊपर मत काट देना, आप लिख के यहाँ कैंसिल करके इस स्टेप को लाइएगा, समझ गए कि नहीं? ठीक, तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, वी गेट, हमको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, क्या मिलेगा? ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 7। ठीक, अब देखो इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। ठीक, आप क्या लिखिएगा? फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7। ठीक, फ्रॉम समीकरण 5, 6 और 7। कौन कौन सा ट्रायंगल एग्जाम में याद रखना? एडी अपन बीडी वाला समीकरण, यही अपन इसी वाला आया रहेगा वो वाला समीकरण। और आप जब ये दोनों ट्रायंगल को एरिया को बराबर जहाँ लिखे हैं, ये तीनों को देखने के उपरांत, ठीक, के पश्चात, ठीक, आपको बोल देना है कि इक्वेशन 5, 6 और 7 से, ठीक, ए डी अपॉन बी डी, यही अपॉन ई सी, प्रूफ दैट थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। समझ में आया? ठीक, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। ठीक, इस थ्योरम को हम लोग बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, आधारभूत का प्रमेय, क्या बोला जाता है? ठीक, बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो एक ट्रायंगल था, एक त्रिभुज था, उसका किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो, मतलब किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक, तो वो जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे को डिफरेंट पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करता है, तो उनको साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब जब हम लोग डी खींचे, ठीक, तो ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन ई सी प्राप्त होना चाहिए, जो कि ये रहा। ठीक, ये चीज़ को हमको प्रूव करना था, इसके लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला काम किया। और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर लिया, डी एम एक परपेंडिकुलर खींचा ए ई पर और ई एन एक परपेंडिकुलर खींचा ए डी पर, और साथ ही साथ ई को मैं बी से मिलाया और डी को सी से मिलाया। इतना कर लिए? इतना करने के बाद आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो बेसिक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। अब ए डी में देखो बेस और हाइट कौन है? ठीक, तो यहाँ दो कंडीशन बन रहा है, इसको बेस लें, ई एन को परपेंडिकुलर रहे तो ए डी बेस बन रहा है, डी एम को परपेंडिकुलर रहा हो तो ए ई बन रहा है। तो आपको दोनों को एक एक बार लेना है। क्या करना है? दोनों को एक एक बार लेना है। तो मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, दोनों को ले लिया, इक्वेशन एक एक डाल कर रख दिया। ठीक, उसके बाद मैंने नीचे एक ट्रायंगल देखा बी डी ई, तो बी डी में भी वही है बेस इंटू हाइट, तो ई भी हमारा क्या था? परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस क्या बना? बी डी बना। सी डी में डी सी हमारा परपेंडिकुलर बना, तो बेस कौन बना? ई सी बना। और ई बी क्या था? ई बी के इक्वेट कर दिए ई एन के इक्वेट, और डी सी को किसके इक्वेट कर दिए? बराबर डी एम के। इस तरह से एरिया लिख के रिप्लेस कर दिए, तो हमको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिला। उसके बाद हम लोग क्या किए? उसको डिवाइड किए, ऐसे डिवाइड किए। अपना दिमाग, अब उतना तो दिमाग लगे लोगों ना कि ए डी अपन बी डी चाहिए, तो हम किसको डिवाइड करें कि ए डी अपन बी डी मिले? इसको रट के थोड़े जाना है आपको, ए डी अपन बी डी जान लाना है। तो ए डी अपन बी डी कैसे आएगा? ए डी अपन बी डी तो तब तक नहीं आएगा जब तक इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड ना करें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए डी अपन बी डी आ जा रहा है, और बाकी शेष जो हैं वो कट जा रहे हैं। फिर ए अपन इसी कैसे चाहिए? तो भाई हम सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड किए, तो ए अपन इसी मिल गया। ठीक, तो इस तरह से मेरे को ये मिल गया, दोनों ये रहा और ये रहा। और इसको मैंने पहले लिख दिया है। ठीक, ट्रायंगल बी डी और ट्रायंगल सी डी का जो एरिया है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो सेम बेस पे, सेम साइड पे, एक ही साइड से एक ही बेस पे दोनों ट्रायंगल का एरिया बना हुआ है। तो इस तरह से उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। इस तरह से तीन कंडीशन, ठीक, दिस दिस एंड दिस, मतलब इक्वेशन 5, 6 एंड 7 से ए डी अपॉन बी डी बराबर ए अपॉन ई सी, ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ होता
है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, ओके। तो ये रहा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक ठीक, इस ट्रायंगल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। आपने सुना होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक, और वो जब इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, बराबर हो जाता है, समरूप प्रूफ कर देते हो जाता है। ठीक ना? तो वो कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल PQR है और एक ट्रायंगल आपका ABC है। ठीक, तो PQ जो है किसके करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है? AB। करेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, ये किसके संगत है? AB के। उसी तरह से PR किसके संगत है? AC। QR किसके करेस्पॉन्डिंग है? BC। मतलब किस संगत संगत टाइप का। ठीक, जैसे एक समान, एक जैसा। ठीक, जैसे एंगल PA, एंगल AB के करेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। एंगल Q किसके संगत कोण है? B के और C के। ठीक, तो इसके कॉन्ग्रुएंस होने का कुछ कंडीशन है। यूं ही हम कोई दो ट्रायंगल को, दो त्रिभुज को समरूप नहीं बोल सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ठीक, कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे एंगल यदि कोई दो ट्रायंगल के एंगल बराबर हैं, दो एंगल, जैसे एंगल P एंगल A के बराबर, एंगल Q एंगल B के बराबर, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, ठीक, यदि आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो, सिद्ध कर दिया जाता है, तो उसके ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑल मतलब ये भुजा इसकी भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इस भुजा ये भुजा बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण। पर एक कब होगा? जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, सिद्ध कर दो सब। ठीक, दूसरा साइड एंगल, साइड तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समरूप सिद्ध हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, मतलब उसके तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे? संगत कोण बराबर हो ही जाएंगे। ठीक, और क्या हो सकता है? RHS, राइट हाइपोटेनियस एंगल साइड। ठीक, कोई राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक, आप राइट एंगल और साइड प्रूव कर देते हैं तो RHS लग जाता है, तो प्रूफ हो जाता है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं? बराबर। ठीक, तो जब कोई ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? सेम रेशियो में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? क्लियर है? सेम रेशियो में आ जाते हैं। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, ये सब आप क्लास 8, 9 वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक, ओके, तो सोल्यूशन में देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखा जाए। अगर एक लड़की है ऑफ अ हाइट 90 सेंटीमीटर, जिसका हाइट कितना है? 90, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। ठीक, कोई लैम्प पोस्ट है, जैसे बिजली का खंभा ही है। ठीक, तो बिजली खंभा से वो लड़की ऐसे चल रही है, जिसका हाइट 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, तो इसका स्पीड क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड वो 1.2 मीटर चल जा रही है। इफ द लैम्प बल्ब इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक, मान लो ये हमारा एक क्या है? लैम्प पोस्ट। तो ये जो लैम्प पोस्ट है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है? 3.6 मीटर पे है। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ आफ्टर 4 सेकेंड। 50 सेकेंड के बाद उस लड़की का परछाई का लंबाई ज्ञात करना है, शेडो ज्ञात करना है। ठीक, क्योंकि आप जहाँ भी खड़े होते हैं आपका शेडो बनता है। ये देखो मेरा शेडो बना है, तो उसका कुछ हाइट है ना। ठीक, तो लैम्प पोस्ट जो बिजली खंभा थी, समझो वहाँ से वो 4 सेकेंड चली, तो 4 सेकेंड में कितना दूरी चली सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। तो पर सेकेंड कितना डिस्टेंस चलती है, कवर कितना करती है? 1.2 मीटर। इस तरह से वो B से लैम्प पोस्ट से चलना शुरू की और D तक गई, 4 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गई। तो 4 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर की? तो 1.2 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, चल रही थी कि नहीं? तो 4 सेकेंड में, अब मेरे को ये बताइए, आप पढ़े हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो हमको स्पीड दिया है 1.2, डिस्टेंस पता नहीं, BD टाइम 4, तो 4 इधर आ जाएगा, तो BD बराबर 1.2 × 4
करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हमारा BD कितना हो गया 4.8 मीटर। ठीक, अब लड़की जब यहाँ खड़ी है तो उसका परछाई का लेंथ क्या होगा, ये D है, क्या है, जिसको हम लोग x मीटर मान लिए। क्या मान लिए, लेट D इज इक्वल टू x मीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल, उस लड़की की परछाई की लंबाई है कितना, x मीटर। ठीक, लैंप पोस्ट की हाइट AB की हाइट कितना दिया है 3.6 मीटर। और जो गर्ल का हाइट है, जो जितना खड़ा है वो CD में है, कहाँ है, CD को ये रहा, एक लाइन से ड्रॉ खड़ा कर दिया हूँ। ठीक, तो ये CD है, तो CD का हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में सारा चीज दिया है, ये तो लेट किए हैं माने हैं, बाकी सारा चीज दिया गया है। क्लियर है। ये BD 4.8 कैसा है पता चला, क्योंकि B से D 4 सेकेंड में वो चली, यहाँ पहुँची D तक, पर वो पर सेकेंड कितना चलती थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 4 सेकेंड। मैंने स्पीड वाला फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये हम वैल्यू पुट किए तो हमारा आ गया 4.8 मीटर। D का है लेंथ ऑफ शैडो है। ठीक, ये लड़की का हाइट है 0.9 मीटर, ये लैंप पोस्ट का हाइट है ग्राउंड से 3.6 मीटर। ये हमको कैलकुलेट करना है D। ओके, अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिखेगा, इन ट्रायंगल ABE दिखा भाई, ये रहा ये देखो ABE है ना, ट्रायंगल AB। इन ट्रायंगल AB एंड ट्रायंगल CD भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। CD कहाँ है, वो देखो C है ना। दो ट्रायंगल हो गया। क्या एंगल भी आपको 90 और एंगल D 90 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश का, ये देखो है कि नहीं। और एंगल E है जो एंगल E बराबर एंगल E, दोनों ट्रायंगल का एंगल E क्या है बराबर है, क्यों, कॉमन एंगल क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, क्या है, कॉमन है दोनों। E AB में भी आ रहा है तो उतना ही ना रहेगा, CD में भी आ रहा है तो उतना ही रहेगा, बदल थोड़े ना जाएगा यार। E का एंगल थोड़ा ना बदलेगा। और एंगल B और एंगल D का है 90, दोनों समकोण त्रिभुज है 90 अंश का, है कि नहीं। इस तरह से अब देखो इन दोनों ट्रायंगलों में मैंने दो एंगल बराबर बता दिया, तो यहाँ एंगल क्राइटेरियन लग गया, इसके कारण ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। इसलिए ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CED हो गया। तो जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सिमिलर बता दिया, तो किसके कहाँ होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, होंगे कि नहीं, होंगे। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए BE, बड़ा ट्रायंगल का बेस कितना है B, तो छोटा ट्रायंगल का बेस कितना है D, तो B अपॉन D। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल का हाइट कितना है, परपेंडिकुलर जो हाइट है कितना है AB, तो छोटा का कितना है CD। अब इसमें ध्यान ये रखना कि आप बड़े ट्रायंगल का लिख रहे हो तो दोनों बड़ा ट्रायंगल का ही ऊपर रहना चाहिए, छोटा ट्रायंगल का नीचे होना चाहिए, उसका करेस्पॉन्डिंग साइड जो भी है। ठीक, क्योंकि इसका बेस इस छोटे ट्रायंगल के बेस के करेस्पॉन्डिंग होगा, बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपका उसका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो छोटे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हाइट के ही करेस्पॉन्डिंग होगा, होगा कि नहीं। तो B अपॉन D इज इक्वल टू AD अपॉन CD, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर B कितना है हमारा, B कहीं निकाले हैं क्या, तो नहीं निकाले हैं, कोई बात नहीं है। तो B हमारा क्या है BD प्लस D,
है कि नहीं? अब ये कितना है 4.8, कितना है बी डी 4.8, अब ये कितना है 8, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 4.8 प्लस, और डी कितना है x, ए डी कितना है 3.6, सी डी कितना है 0. पॉइंट से पॉइंट 9 1 जा 9 4 जा 36 हो गया, x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4.8 प्लस x, 4 का इस इंटू होगा तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो x को इधर ट्रांसफर कर दो 4.8, तो 4x, एक आ जाएगा माइनस 4x में एक गैस बचेगा, कितना बचेगा 4.8, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा 3 1 जा 3 1 जा, कैरी कितना किया 3 6 जा, एक डिजिट का पॉइंट था, x बराबर कितना आ गया 1.6 आंसर। तो जो शेडो की लंबाई है वो कितना है 1.6 आया समझ में? ठीक, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, ठीक, उसको आराम से पढ़िए, क्या डाटा दिया है उसको ध्यान में रखिए, ठीक, फिर दो ट्रायंगल को समरूप बनाइए, ठीक, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, फिर उसके बाद उसको सेम रेशियो में आप डिवाइड करिए, लिखिए सेम प्रोपोर्शन में, ठीक, फिर जो वैल्यू उसको पुट करिए और आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। अब इतना करने में बाय द वे थोड़ा बहुत कहीं गलती मिस्टेक आपका एग्जाम हॉल में हो भी जाता है, ठीक, बट आपने सही चीज़ को सही तरीका से बताया है, ठीक, और आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर भी गया तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक। यदि आप मेहनत करके गए हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको वहाँ बनेंगे, बिना मेहनत के गए हैं, इसको आपने एक बार लगाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, और वहाँ उम्मीद कर रहे हो कि मेरे से बन जाए, तो कभी होने वाला ठीक। वो दुनिया का कोई भी छात्र है तभी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जब सुनो साल भर में 2 3 4 बार कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस, तब उसी टाइप के नए क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी टच कर लेता है, ठीक। अब भाई आप अच्छा परसेंट लाना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑनरी स्टूडेंट बनना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑनरी स्टूडेंट मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा स्टूडेंट बनना चाहते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करोगे तब ना, और स्टूडेंट से थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करोगे तब तुम लोग से आगे रहोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बना लोगे? 5 मार्क्स में आएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए, सीजी बोर्ड के लिए, ठीक, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल सकते हो डाल दो, ठीक। इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा शाहिद वाला, किसका मिलेगा नाम से, वो आपका होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा, बन जाएगा ना, ठीक। तो नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने रहा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इसको आप क्लास 6 7 8 9 से कई जगह पढ़े हो, कई जगह यूज करते आए हो, और इसके मदद से बहुत क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हो, ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप भी जानते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा, ठीक, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होती है, ठीक। ये सब जगह मैं अपने ये सब उसमें भी बता चुका हूँ अपना ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में, फार्मूला वाले पार्ट्स में, ठीक। इसके बाद उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ट्रायंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 6-7 क्वेश्चन हैं, ठीक, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और 100% एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक। ये परपेंडिकुलर है, मान लो शीर्ष लंब है, क्या है लंब, और ये शीर्ष लंब ये है तो डेफिनेटली ये क्या हो गया आपका आधार बेस, ठीक। तो पाइथागोरस जी ने क्या बोला, पाइथागोरस जी ने बोला कि कोई समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है जिसका नाम कर्ण रखा गया, हाइपोटेनियस रखा गया, ठीक, उसका स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर, बाकी जो दो भुजाएं बच गए, ठीक, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या होता है? बाय द वे मान लो यहाँ नाम दो ए बी सी, ठीक, तो ए सी हमारा हाइपोटेनियस दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, ठीक, ए सी का स्क्वायर, बाकी दो भुजाएं जो बच गए बेस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। इसकी मदद से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किए कि नहीं? कभी ये वैल्यू दिया रहता तो कभी ये दिया रहता, तो इसको भी इस ट्रांसफर करके निकाले हो, ठीक, इसी बहुत किए हो, ठीक। तो ये जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर जो होगा इस भुजा के स्क्वायर के बराबर, इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। मान लो ये भी कितना है 12, ये कितना है 5 और ये 13 है, ठीक। तो ए सी कितना है 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 140, दोनों को सम करो तो देखो इसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आएगा ही, हो गया कि नहीं? यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। बस नहीं, अब इसको प्रूव करेंगे, ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले से भी जाना है, ठीक। इतना आश्चर्यचकित मत हो कि आज जान रहे हैं, ठीक। कर्ण, इसका नाम क्यों रखा गया है कर्ण? क्यों रखे हैं कर्ण? कोई बता पाएगा? कर्ण को जानते हो कौन था? कौन जानता है? हम जिनको रामायण महाभारत का जानकारी रहेगा वही नहीं बताएगा कर्ण कौन है, ठीक। कर्ण दानियों का दानी, महादानी कौन था? कर्ण था, ठीक। उससे जो भी मांगो, कुछ भी मांग दो, सब कुछ वो जानते हुए भी इससे मेरा नुकसान है फिर भी दे देता। उसका नियम ही था, वो जैसे सूर्य नमस्कार करता ना, उसके पश्चात कोई भी उससे कुछ मांगने आ जाता, ठीक। उसके पास एक कवच थी, उसको इंद्रदेव भगवान जी मांगने आए थे और दे दिए, और जान रहे जाने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, यही से कवच है तो मैं नहीं मर सकता, फिर भी दान कर दिया था। इसलिए बोलते हैं ना दानवीर कर्ण, बोला जाता है कि नहीं? सुने होगे तो। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ और इसको प्रूव करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बता देता हूँ। ए बी सी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एंगल ए का है हमारा 90 डिग्री। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल से कोई वर्टेक्स लेते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गया, अलग अलग बन गया कि नहीं? तो ये जो ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है, तो ये एंगल 1 और ट्रायंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, एक दूसरे के। साथ ही साथ यहाँ जो ट्रायंगल आप पहला देख रहे हो, जो ट्रायंगल हमारा ABC था ना, उसके भी समरूप होता है। ये जो ट्रायंगल ADC देख रहे हैं आप, दूसरा वाला ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल ABC के क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब यहाँ हमारा एक ट्रायंगल का है ABC है कि नहीं? एक ट्रायंगल का है ADB, एक ट्रायंगल का बन के आया ADC, 3 ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल तो हमारा ABC है, जिसमें हमारा एंगल ए का है 90 डिग्री है, वहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक ट्रायंगल ए बना और एक ट्रायंगल ए बना, ठीक। तो जो ये ट्रायंगल ADB बना और ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? साथ ही साथ ये ट्रायंगल इसके सिमिलर भी होता है। ये जो है ना, ये ट्रायंगल इस बड़ा सा ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर, और ये इधर का भी जो एक ट्रायंगल बना ना, ये भी क्या होगा? इसके सिमिलर होगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, उसके 90 डिग्री एंगल से क्या करो? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एक, ठीक,
लंब डालो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ उसमें दो त्रिभुज और बनते हैं और वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और व्यक्ति इंडिविजुअल, ठीक, अलग अलग ट्रायंगल उस बड़े ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगा। एक खुद एक थ्योरम है, हालांकि ये थ्योरम हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इसकी मदद से हम यही पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, ठीक, तो करें। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा दिख रहा है ए बी सी, ठीक, या तो आप नाम दे दो, यहाँ पर बी दे दो, इसको ये दे दो, आपके बुक में जो है यही नाम दिया है ना, बी ए सी, ऊपर में बी है, ओके, और यहाँ ए, ठीक, इसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग ना, ओके। तो ये देखो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एक का है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, बी पर है, क्या है, बी पर है। तो जब 90 डिग्री हमारा यहाँ ए है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस कौन हुआ, AC हुआ, कौन हुआ, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो बाकी दो भुजा कौन सा बचा, AB बचा और BC बचा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया। बाकी अब ये दोनों में कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है, तो बात की बात है। ये तो सिद्ध हो गया है कि बाकी दो भुजा जो बचते हैं उन्हीं दोनों के वर्गों के बराबर होता है, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। ये तो क्लियर है ना, ठीक। तो ये यहाँ तक आपका हो गया, समझ गए, ठीक। ये चीज हमको प्रूव करना है इस ट्रायंगल में, जैसे कि यहाँ आपका लिखा गया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक, क्लियर है, ठीक। इसके लिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन काम करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन काम क्या है, कुछ नहीं है, बी जो वर्टेक्स है, ठीक, वर्टेक्स ऑफ बी जो है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है BD, किस पर, AC पर। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। अब इस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते ही, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ और दो ट्रायंगल मिल जाएगा। एक ट्रायंगल तो हमारा पहले ही से था, कौन था, ABC, जो ये 90 डिग्री था, क्या था, 90 डिग्री था। और इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही मेरे को दो अलग अलग ट्रायंगल और मिल गए, कौन कौन सा, BDA और BDC। क्लियर है, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। एक थ्योरम ही है इससे पहले। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी सिमिलर होता है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी होता है। क्लियर है बात, आगे देखें, प्रूफ करने चलें, ठीक। तो प्रूफ में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC और इन एंड ट्रायंगल, पहले इसको ले लो ADB, ले लिए, अच्छा। तो इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को ये बताइए आप, एंगल B का है 90 डिग्री है, एंगल D क्या है, दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश का है। एकदम स्पष्ट तौर पे दिख रही है बात, ये 90 डिग्री दिख रहा है, इस पर परपेंडिकुलर खींचे हैं तो ये भी इस पर 90 डिग्री ही होगा। जब भी बोला जिस पर सर से जब लंब डालते हैं तो 90 अंश पे ही लंब डलता है, और जिस पर लंब डलता है वो आधार होती है, बेस होता है। बार बार एक शब्दों को यूज कर रहा हूँ। तो एंगल D 90, एंगल B 90, तो बोथ आर इक्वल, क्यों, क्योंकि ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। और कुछ दिख रहा है का जो बराबर हो एंगल, कहीं का कुछ, क्यों, एंगल A बराबर एंगल A नहीं दिख रहा है, कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण है दोनों में,
एंगल ए, क्या ये दोनों बदल गया? क्या ये लाइन खींचने से? तो दोनों एंगल बराबर है कि नहीं? तो बताओ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दो कोण हम बराबर बता दिए और दो कोण बता दिए बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या हो गया? इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। एकदम देखो इस पर समझ में आ रही है ना बात? दो ट्रायंगल सिमिलर बता दिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। तब इसके क्या होंगे? साइड्स सेम प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे कि नहीं? अब यही पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान रखिए आप कि ये छोटा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये छोटा ट्रायंगल में बेस कौन है ये मेरे को बताइए। इसमें तो बेस क्लियर नहीं हो रहा है ना कि भाई कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। इसमें तो क्लियर है ना कि इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। परपेंडिकुलर कौन है? BD। तो बेस कौन होगा? AD, क्योंकि जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है वही हमारा आधार होती है, वही हमारा बेस होता है। अब देखो, आपने इधर इस पर लाइन जब खींचा तो इधर का ट्रायंगल लिया, ठीक? तो जब आप इसको क्या बोलना चाहिए, इसको आप बेस ले रहे हैं AD को, तो आप इसको बेस ले लो एक बार। क्या ले लो? बेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? क्योंकि परपेंडिकुलर ABD है तो परपेंडिकुलर फिर A हो जाएगा आपका, तो आपको उससे मतलब नहीं है। आप AD लो। क्या ले लो? AD, ठीक है? AD मैंने लिया, छोटे ट्रायंगल का बेस। तो बड़े ट्रायंगल का बेस किसको लोगे? इधर वाले को लो। किधर वाले को लो? AB को लो। किसको लो? जब उससे कंपेयर कराएंगे तो DC हमारा बेस बनेगा ना, तो उस टाइम बेस हम किसको ले लेंगे? BC ले लेंगे। क्लियर है? AD बेस है तो AD अपॉन AB क्या जाएगा? AB क्या है? AB क्या है? हमारा बेस है फिलहाल, ठीक? अच्छा, इसका हाइपोटेनियस कितना है छोटे ट्रायंगल का? AB। तो बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AC। कोई दिक्कत? एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। हमने छोटे ट्रायंगल का बेस AD देखा, तो AD अपॉन मेरे को बड़े ट्रायंगल का बेस लिखना था नीचे। बड़े ट्रायंगल में दोनों में से कोई एक बेस होना चाहिए था। मैंने बेस अभी ट्रायंगल इधर लिया था, इसलिए बेस इसको ले लिया। बस एकदम दिमाग में बिठा लो, हमने छोटे ट्रायंगल का बेस AD लिया। तो अब कंफ्यूजन रहेगा, सर ये दोनों में बेस कौन है? तो आपने अभी इधर वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक? तो इधर वाले को बेस ले लो, ठीक? तो AD अपॉन AB। अब बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस तो दिख ही रहा है, ये है। अब ये छोटे ट्रायंगल का, ये बड़े ट्रायंगल का AC है, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन बेस। तो सेम प्रोपोर्शनल में हो गया, सेम प्रोपोर्शनल। यहाँ लिख देना, क्या लिखना? सेम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB AD इंटू इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद देखते हैं इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल, अब इधर वाला BD थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो ना। एक बड़ा ट्रायंगल तुम्हारा कॉमन रहेगा, दोनों बार काम आने वाला है। एक बार इधर का ट्रायंगल, एक बार उधर का ट्रायंगल, जो लाइन खींचे थे ना, एक बार इधर का एक बार उधर का। तो BDC, अब BDC में 90 डिग्री है कि नहीं? ठीक? तो इन दोनों में एंगल B बराबर एंगल D तो है, बदल थोड़े ना गया है, वही ना। बोथ आर ईच एंगल 90। एंगल C बराबर एंगल, क्यों बराबर? कॉमन
ऑफ ट्रायंगल। वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के क्या है, कॉमन है। इधर भी एंगल सी, सी, तो इसको खींच देने से बदल थोड़े ना गया। तो दोनों, तो ये भी क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BD, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भी साइड भी सेम प्रोपोर्शन होगा। अब इस ट्रायंगल का साइड बेस कितना है, CD, क्या है, CD, तो इसका बेस अब कौन होगा, क्योंकि AB को हम ले चुके हैं पहले बेस, अभी बेस किसको लेंगे, BC को। किसको लेंगे, बस इतने ही, इसे छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक। हाइपोटेनियस कितना है इसका, क्योंकि मैं दोनों बार जो प्रोपोर्शन में लिख रहा हूँ ना, छोटे ट्रायंगल को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक ना, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसका हाइपोटेनियस कितना है, AC, BC क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो AC इंटू CD, इक्वेशन नंबर, ठीक, क्लियर, ओके। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस, या तो एडिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो LHS LHS से जुड़ेगा और RHS, ठीक। तो AB स्क्वायर, अब इधर कितना है, BC स्क्वायर, ठीक है। LHS LHS से RHS कितना है, AD इंटू AC, इधर कितना है, AC इंटू, ठीक, तो लिखो उसको AC इंटू AD प्लस इधर कितना है, AC इंटू CD, ठीक। तो ये बताइए मेरे को आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC दोनों में कॉमन है, AC कॉमन निकाल दिए तो अंदर क्या बच गया, AD प्लस CD, यही बचा ना, AD प्लस, ये रहा आपका AD और ये रहा CD, तो दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा। AC, इसके जगह में क्या रख देंगे, AC इंटू करेंगे तो AC, तो AB स्क्वायर प्लस, प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, पाइथागोरस प्रमेय हो गया ना, कहीं पर डाउट, अब देखो, खैर इसमें अब क्या रिपीट करूं, बार बार तो आपको मैं बता ही चुका हूं वही चीज़, ठीक। वही मेन है आपका क्या, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, उससे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड्स में, तो दो ट्रायंगल में और छोटा छोटा मिल जाता है हमको, वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, साथ में बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं, ठीक। तो ही ट्रायंगलों को लिए, फिर उनके साइड्स को करेस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर आ गया तो हम उसको सिमिलर बता के उसको सेम प्रोपोर्शनल में लिख लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ मिला, सेम दूसरे ट्रायंगल में वही करिए, फिर यहाँ हमको कुछ मिला, फिर इसके बाद हम दोनों को जोड़ दिए, क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद LHS LHS से जुड़ गया, RHS RHS से, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू AD, दोनों में AC कॉमन है, AD प्लस CD AC के बराबर है, AC इंटू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ओके। अब बताओ, इस एक क्वेश्चन बोल दे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए, ठीक। ये आप कहाँ लाए हैं, ये देखो, ये AB स्क्वायर और AD, एक क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, बुक में देख लो, एक्सरसाइज में देखो, ये प्रूफ करने के लिए बोला है, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, हो सकता है ऊपर नीचे हो, देखो एक क्वेश्चन है, AC AC कट जाकर जब इसको जोड़ के ना डिवाइड करें, क्या करें, सेम पूरा यहीं पर ही पूरा ही करना पड़ेगा, जोड़ने से पहले पूरा यहाँ तक सेम करना है हमको, उसके बाद यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AD अपॉन CD मिलेगा, क्योंकि AC AC ऊपर नीचे
कट जाएगा। या तो इसी को ऐसे बोल दे BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर CD अपॉन AD। ये भी एक क्वेश्चन बन गया और ये भी एक क्वेश्चन बोल देगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप प्रूव करो इतना। अब इस इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड था, ये सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट था। है क्वेश्चन बुक में? तो इसमें करना कुछ नहीं है, पूरा प्रोसीजर पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही करना है। लास्ट में जोड़ने के जगह उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बना लोगे पाइथागोरस थ्योरम? ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा एक्सरसाइज का। जब भी इस टाइप का प्रूव करने के लिए बोले आप उसको जोड़ के ना, जोड़ने के जगह में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड। बन जाएगा? ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ठीक। और इसी तरह के कुछ अच्छे वीडियो आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक, किसी चैप्टर से, तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक। और थैंक यू। इसी तरह से चैनल को आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद ठीक मिलता रहे। ओके, थैंक यू।